हम 15% हो, 5% हो या 100%, हमारा हक है इस मुल्क में। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब ये अड़ंगा लगाने से यानी ये समझे हिजाब को अजाब बना दिया है। अब मुझे डर ये है कि कहीं ये मंदिर मस्जिद जैसी डिबेट ना हो जाए। आप मुस्लिम बच्चों को हिजाब से रोके, कल आप किसी सिख को भी नहीं कहेंगे साहब क्योंकि तुम्हारी मजहबी पहचान है इसलिए तुम पगड़ी पहन के मत आओ। कानून ये बना हुआ है कि अक्सरियत दो थोप देगी, आज दी सुबह उठ के अचानक कह देगी कि तुम सर पे दुपट्टा नहीं डालना तो हम दुपट्टा उतार दें। अक्सरियत कह देगी तुम यहाँ जुमा की नमाज पढ़ने नहीं आना तो हम अपनी जुमा की नमाज छोड़ दें। अक्सरियत जो चाहे, जैसा चाहे वो कानून बन जाएगा। कानून दस्तूर में लिखा हुआ और दस्तूर के हिसाब से हुकूमत को, मुल्क को चलाना पड़ेगा। और ये मुल्क में हमेशा इस बात को कहता हूँ, ना तो ये शरिया से चलेगा, ना ये शरिया से चलेगा, ना ये सनातन धर्म से चलेगा। जो निफास की कोशिश हो रही है 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में, जिस तरह अक्सरियत के जो रिलीजियस सेरेमनीज है, पूजा पाठ, भजन मंत्र वगैरह, वो सब जो मुसलमान लड़कियों से भी स्कूल में यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कराई जा रही है, तो आप एक जानिब डिबेट करते हैं, मजहब को बाहर रखिए, दूसरी जानिब आप अपने इंस्टीट्यूशंस में ये सब चीजें करवाते हैं, तो ये दोहरा मियार है। और जिस तरीके से हिंदू खवातीन को बिंदी रखने का हक है, तो उस तरीके से हमको अपने हिजाब का हक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैप। अभी जिस तरह से हिजाब का मामला काफी गर्मा गया है, कल जब उस बच्ची का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद से तमाम टीवी चैनल्स पर इसको लेकर बहस शुरू हुई और वही चेहरे जो बहुत ही कम नॉलेज के साथ टीवी चैनल्स पर बैठते हैं और कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया के जो एजेंडे हैं उसमें वो लोग फिट बैठते हैं और इस तरह की बहसों में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में हिजाब का कोई तसव्वुर नहीं। कई मुस्लिम महिलाएं टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कहती हुई नजर आई कि हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है और सिर्फ मर्दों के लिए कुरान में ये कहा गया है कि मर्दें अपनी निगाहें नीची रखें और हमारी मर्जी जो चाहें हम पहने। और उसके साथ ये मर्दों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना अतहर दहलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में देखते हैं। उसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब जो मानो के चांसलर हैं। उसके साथ ही तीसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वुमेन विंग की अध्यक्ष है। तीनों मेहमानों का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। अतहर दहलवी साहब, मैं आपसे इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने देखा, कल आप भी कई चैनल्स की डिस्कशन में थे, मैंने आपको सुना, एक ये चलाया जा रहा है एजेंडा कि जब जब इस तरह की कोई बात आती है, 3 तलाक का मामला हो, 4 शादियों का मामला हो, पर्दे का मामला हो, इन सब चीजों पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट पेश करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो गलत बयानी से इस्लाम का दूसरी तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को और तमाम शुराका को मैं करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमें किसी मौजू के बारे में हमको इल्म नहीं है तो हमको उससे जो है वो पहलू तही रखनी चाहिए, और या अगर जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ हम जाएँ। अम्माजान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब उनसे किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। यानी मालूम ये हुआ कि हुजूर की सीरत कुरान की तफसीर है। तो बाज़ चीज़ें कुरान के अंदर वजाहत के साथ हैं और बाज़ चीज़ों की जो तशरीह है वो हुजूर की अहादीस मुबारका है। पर्दा और हिजाब के ताल्लुक़ से भी कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका ने मुख्तलिफ़ मकामात पर तंबीहन भी कहा, और जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ औबे, यानी पूरी तरीके से जिसको कहते हैं कि तंबीह के साथ भी, और इसलिए कि साहब अगर करोगे तो इसके फ़वाइद को भी बताया गया है। उसकी बातें तशरीह अहादीस मुबारका में हमको मिलती है। और इस पे ये कहना कि साहब कुरान मुक़द्दस में जो है वो पर्दे का कहीं जिक्र नहीं है, हाँ ये मुमकिन है,
कि मौजूदा बुर्कों का क्या, बुर्के चूंकि हर जगह पे जहाँ जहाँ लोग पहुंचे तो पर्दे का अंदाज भी तब्दील हो गया, कहीं वो घूंघट की सूरत में था, कहीं बुर्के की सूरत में था, कहीं अलग अलग सूरतों में था। इसी मुल्क में अगर आप देखिए तो इस मुल्क के अंदर भोपाल में 3 नवाबें ऐसी थी जो औरतें थीं और उन्होंने बुर्कों के साथ जनाबे वाला हुकूमतें की हैं, तो ये मौजूद नहीं था। हमको ये कहना चाहिए कि पर्दा जो है और हिजाब जो है वो कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका के में मौजूद है, अल्लाह के रसूल की हदीस की तशरीह उसके साथ मौजूद है। ये हमको कहना चाहिए था। इसमें हम बिला वजह की जो हम अपने आप में जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये दिफाई पोजीशन में हम आते हैं, ये अपने आप में कमज़ोर तरीन पहलू है। पर्सनल लॉ बोर्ड की यहाँ पे नुमाइंदगी है। मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड से भी एक शिकायत है कि या तो हम जब औरतों के ताल्लुक से तर्जुमानी करते हैं तो उनको बिल्कुल ही नाक़िस अक़ल करार दे देते हैं, या उनके ताल्लुक से ऐसा लगता है कि सारे फैसले हम ही करेंगे। ये अपने आप में ये भी, इस पहलू से भी बचना चाहिए। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क और इसके अतराफ में आप देखिए 2 बड़े मुल्क हैं, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान। दोनों में मुस्लिम अक्सरियत है, दोनों इस्लामिक रिपब्लिक एक ज़माने तक अपने आप को कहते थे, और दोनों की सियासत का जो मरकज़ और महवर था वो हमेशा से औरतें रही हैं। फातिमा जिन्ना से लेके और बेनज़ीर भुट्टो और अब मरियम नवाज़, और ख़ुद बांग्लादेश के अंदर जिसको रेडिकल सोसाइटी कहा जाता था, वहाँ शेख हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया। ख़ुद हिंदुस्तान में आसाम जैसे मुल्क में यानी सूबे के अंदर जमीयत उलमा की बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है, वो अनवरा तैमूर जो है वहाँ की वज़ीर आला बनी, ख़ुद मोहसिना क़िदवाई जो है वो। तो मेरा कहना ये है कि पहली चीज़ तो हमको ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि भाई पर्दा चूँकि शरीयत और दीन का हिस्सा है, ये हमको मानना चाहिए। हाँ, मुल्क सेकुलर है, मुल्क का अपना दस्तूर और कानून है, और हम यहाँ पर जो है कोई इस तरीके की बात जबरी नहीं कर सकते। तरबियत के तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो बुर्क़े नहीं पहनती, बहुत सारी बच्चियाँ जो हिजाब नहीं पहनती, बहुत सारी बच्चियाँ जो अपने तौर पे अपने ड्रेस कोड इस्तेमाल करती हैं। तो हमको इस चीज़ को रखना चाहिए था, और मुझको उम्मीद है कल फिरोज़ भाई और हम दोनों एक डिबेट में थे और हमने वहाँ पे इसी बात को मैंने रखा है कि आप दीन के किसी भी मज़हब की जो बुनियादी चीज़ें हैं, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बातें करते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब पे, हम इन तमाम, देखिए आप जानते हैं, आप एक अल्हम्दुलिल्लाह एक संजीदा सहाफ़ी हैं, आपको मालूम है पूरी चीज़ क्या है। 5 रियासतों में इंतखाबात चल रहे हैं। कर्नाटका के अंदर सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं एक तरीके से जो उथल पुथल की सूरत हाल है। येदियुरप्पा जिनसे कुमारस्वामी की सरकार को गिरवाया गया था, आज येदियुरप्पा जो किनारे लगे हुए हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें रूलिंग पार्टी लगातार हारी है। इधर की भी सूरत हाल यही थी। इसमें हमको जो हम इसमें हर ट्रैप में शिकार हो जाते हैं। ये मामला चूँकि कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट के अंदर हमको बेहतर वकीलों के साथ अपनी बात को रखना चाहिए था, लेकिन कल कोर्ट में भी जो हमारे वकील की तरफ से दलाइल रखी गई हैं, मुझको नहीं मालूम किन लोगों ने उनको क्या क्या दे दिया है। ये कम से कम पर्दे की बात है। मेरी बहन बैठी है, मैं एक बात इस्लाम की खूबी कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। अम्मा जान हज़रत आयशा ने जिस साल हज से वापसी फरमा रही थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कूच करो। अम्मा जान हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज के काबिल नहीं रही। इतनी संजीदगी के साथ एक बात कही कि तमाम तर औरतों का, क़यामत तक के आने वाली औरतों का उन्होंने पर्दा रख लिया। लेकिन कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील ने अपनी बात कर्नाटका हाई कोर्ट में रखी है, और जाहिर बात है मुसलमानों ने उनको दी होगी। ये तो जाहिलाना बात थी। आप किस तरीके से इस्लाम को पेश कर रहे हैं? इस्लाम की हक़ानियत को पेश कीजिए, दिफाई मत बनिए, हकीकत को पेश कीजिए, तभी अल्लाह की मदद आएगी। पर्दा हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन हम जबरी तौर पर उसके निफाज की वकालत भी नहीं करते हैं। बच्चियां हैं, हम अच्छी तरबियत करेंगे, बच्चियां इसकी पाबंदी करेंगी। और मैं समझता हूँ कि हमको अपने घर से माहौल को शुरू करना चाहिए। इसमें रियासत का या हुकूमत का कोई दखलंदाजी नहीं है। दिल्ली में सेंट एंथोनी स्कूल है, दिल्ली में जेवियर है, हमारे जानते हैं मॉडल स्कूल के अंदर फिरोज बख्त अहमद साहब पढ़ाते थे। भारी फीसों के साथ बच्चों के वहाँ दाखिले कराए जाते हैं। हम अपने यहाँ जनाबे वाला, हमारे यहाँ आप जानते हैं दिल्ली के अंदर जो है हमदर्द एक स्कूल चलाता है, उनका भी अपने ड्रेस कोड है। तो ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये इख्तियार है कि उस प्रेमिसेस तक वो अपने हिजाब या पर्दे की पाबंदी करें, हम उनको रोक भी नहीं सकते। डॉक्टर अस्मा ज़हरा, जिस तरह से आपने मौलाना ताहिर दहलवी साहब को सुना, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब अभी मौलाना रहमानी साहब का जो लेटर आया 3 दिन पहले, मौलाना ने जिस तरह से उसमें इस पूरे मामले को बताया, तो उस वक्त ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, और ये मामला सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं एक ये आरोप लग रहा है कि जिस तरह के एफिडेविट
पर्सनल लॉ के जरिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए तलाक के वक्त दिए गए थे और औरत को कमजोर बताने की कोशिश की गई थी, उस पर बार बार डिबेट में ये सारी चीजें उठती हैं, क्या कहना है? कर्नाटका का जो मसला है उडुपी से जो शुरू हुआ है और तालिबात ने जो एक मजबूत मौकूफ इसमें इख्तियार किया है और अदालत पहुंचने पर वो मजबूर हुई हैं और अब राहत के इंतजार में हैं। ये जो गुज़िश्ता 6 हफ्ते से इनका एक जद्दोजहद का सफर रहा है, इसमें जो लाइन इन्होंने ली है और जिस तरीके से ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, वो जो बुनियाद है वो ये है कि हिजाब हमारा दस्तूरी हक है, फंडामेंटल राइट है। और वो स्टूडेंट्स ने जो ये स्टैंड लिया है बहुत ही मजबूत स्टैंड है, दो टोक स्टैंड है कि हमारा मुल्क चाहे किसके पास कितनी भी अक्सरियत हो, कोई अगर 500 सीट जीत कर भी आ जाए लोकसभा में, मगर उनको मुल्क को तो चलाना पड़ेगा दस्तूर के हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है इंडिविजुअल को, वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 21 तक आप देखिए। और इस बारे में इन तालिबात का जो मौकूफ है बहुत वाज़ेह है, क्लियर है, मजबूत है। तो इसमें हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जब इनको हाई कोर्ट जाना पड़ा तो उस वक्त 4 पिटिशंस हाई कोर्ट में गए हैं और वहां पर भी जिस बुनियाद पे लड़ाई लड़ी जा रही है वो दस्तूरी हक की लड़ाई है, फंडामेंटल राइट की लड़ाई है, उसी बेसिस पे तमाम वकला लड़ रहे हैं। अब मैं मोहतरम मौलाना की बातों पर आती हूँ, जो उन्होंने जो कुरानिक आयतों के रेफरेंसेस से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से कुरान का अमली नमूना था। तो यहाँ पर कल जितने डिबेट्स हुए हैं, जो टीवी चैनल्स ने जिस तरह हम लोगों को कॉर्नर करने की कोशिश की कि इज इट एन एसेंशियल ऑफ योर प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन, यानी कि हमारे दीन का ये बुनियादी और जरूरी हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं हम कुरान की रेफरेंसेस और अहदीस के रेफरेंसेस से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी देना पड़ा एक चैनल में कि ये सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 59 है, ये हमारा मजहबी फरीजा है और ये दीन का बुनियाद है वगैरह। लेकिन मैं यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि इस बेसिस पे अगर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो ये कोई सही समझदारी वाली बात नहीं होगी। उसके बजाय जिस तरह अब जो स्टूडेंट्स एक स्टैंड लिए हुए हैं और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं और वो वहां पर कह रही हैं कि आई हैव अ राइट टू चूज, मेरा अपनी मर्जी से अपने लिबास पहनने का हक है, मुझे, मैं इस मुल्क की सिटीजन हूँ। और उनके एडवोकेट्स ने कहा कि जिस तरीके से सिख हजरात सर पे टर्बन पहनते हैं और जिस तरीके से हिंदू खवातीन को बिंदी रखने का हक है, तो उस तरीके से हमको अपने हिजाब का हक है। तो वो जो एक फेयरनेस और इक्वालिटी और जस्टिस की जो लड़ाई है वो काफी उन्हें अच्छी तरीके से वो अपनी बात रखी जा रही है। तो अगर हम अब ये तमाम चीजें जो यानी एक तरह से हमको गैर जरूरी के इन नाम नेहाद खवातीन को लाके चैनल्स में बिठा दिया जा रहा, जो ना दीन जानती है, ना इस्लाम जानती है, ना शरीयत जानती है, और कहते जा रही हैं कि ये दीन का भी हिस्सा नहीं है और मजहब भी नहीं है, मेल पेट्रियार्की है, तो हम लोगों को इस तरफ ज्यादा इनको टूल नहीं देना चाहिए, वजन नहीं देना चाहिए और हम लोगों को अपनी बात दो टोक रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत। इस तरह से कर्नाटक सरकार का ये फैसला आया, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि एक ड्रेस कोड है उसको लागू कर दिया गया है और उसको मानना होगा, जिसका विरोध छात्राएं तकरीबन 1.5 महीने से कर रही हैं। छात्राओं का मामला आया, ये बढ़ते बढ़ते कई कॉलेज और स्कूल तक पहुंच गया और लगातार इसको लेकर के स्कूलों में ऑर्डर जारी होते गए और बच्चियों को बाहर निकाल दिया गया। इस तरह के वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया में आए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अचानक, क्योंकि 10th क्लास तक पहले लागू था, उसके बाद 12th तक इसको लागू करके कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है और 5 राज्यों का जो इलेक्शन है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला उठाया जाए। देखिए सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, जो ये आपने मुबाहिसा रखा है, इसमें जो सिलेक्शन है आपका, सिवाय मेरे बाकी बहुत काबिल लोग रखे हैं। हमारे अतर देहलवी साहब हैं, बहुत सुलझे हुए और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आलिम दीन सही मानों में जैसे हमें आलिम दीन चाहिए आज के माहौल में, ये वैसे ही आलिम दीन है और मैं इनकी बातों को बड़ा गौर से सुनता हूँ और बहुत इनकी रिगार्ड भी करता हूँ।
और हमारी बहन है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं मतलब यह है कि कोशिश ही करूंगा कि रिपीट ना करूं। आपने जो मुझसे सवाल पूछा, इससे पहले एक बात और कहता चलूं, ये जो इस किस्म के बहस मुबाहिसे होते हैं, आप भी करते हैं, हमारे दोस्त डॉक्टर मुमताज आलम भी करते हैं, तो ये बात बहुत दूर जाती है। ये कनाडा भी जाती है, ये स्वीडन जाती है, ये चाइना जाती है, ये बात जो है ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, सब जगह जाती है। तो इसकी बड़ी अहमियत है और लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सब जो पार्टिसिपेंट हैं, साथ ही आप एंकर हैं, कुछ ऐसा मैसेज दें कि जिससे कुछ मतलब बात उलझे नहीं बल्कि सुलझे। और वैसे अनफॉर्चुनेटली बड़ा अफसोस होता है, हम सब जिस मजहब से जुड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली दैट इज अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड की वजह क्या, कुछ हम ही ऐसे लोग हैं, हम अपने मजहब को सही तरीके से समझा नहीं पाए। बहुत अच्छा मजहब है, लेटेस्ट है, साइंटिफिक बेसिस पे है। तो मतलब ये तमीज बांधने के बाद मैं अब आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, मैं इसमें चाहूंगा, ये बच्चियां आज 41वां दिन है, ये बच्चियां ये क्लास से बाहर हैं। पहले 6 बच्चियां थी और 6 के बाद फिर अब ये बढ़ता चला गया। इस मामले को ना जाने खुदा जाने कि तूल पकड़ गया। बिल्कुल गैर जरूरी बहस, गैर जरूरी मामला है। पहले तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि स्टेटस को था जैसे चल रहा था, बच्चियां बुर्का पहन के जा रही थी, नकाब पहन के जा रही थी, जिलबाब और हिजाब जो भी पहन के जा रही थी, ठीक है, चल रहा था, चलने देना चाहिए था, इसमें ये अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए था। अब ये अड़ंगा लगाने से यानी ये समझे हिजाब को अजाब बना दिया है। अब मुझे डर ये है कि कहीं मंदिर मस्जिद जैसी डिबेट ना हो जाए। अब इसमें मतलब यह है कि अगर कोई अभी तो खैर सुप्रीम वहाँ इलाकाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूएन में चला जाए। इन चीजों से हिंदुस्तान पीछे जाता है। ये कहने के बाद ये मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, ये बच्चियां, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक दिन की क्लास जो है अगर बच्ची अटेंड ना करे, बच्ची या बच्चा जो भी है, बड़ा खसारा होता है, बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं उस्ताद भी रहा हूँ, ठीक है। मैं बच्चों से, जो बच्चा मेरी क्लास अटेंड नहीं करता था, मैं कहता देखो तुमने मेरी क्लास अटेंड ना करके अपना उम्र भर का नुकसान किया है। फॉर द होल ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट गेट दैट नॉलेज विच आई हैव गिवन यू। मैं उससे कहता हूँ, मैं एक क्लास में 40 मिनट में 10 दिन का ज्ञान देता हूँ। बिसाइड दिस, तो ये बच्चियां तो अब देखिए 40वां 41वां दिन हो गए इन्हें क्लास अटेंड ना करते हुए। अब मैं मुद्दे पे आऊंगा जिसमें हो सकता है कि मेरी मुखालिफत हमारी बहन नस्मा भी करें और हमारे भाई देवी भी करें, पूरा हक है हमारा डेमोक्रेटिक। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि स्टेटस को उसको जो है उसमें रखना पैदा किया। अब क्या बना दिया उसूल उन्होंने कि आप कोई भी वो पहन के नहीं आएंगे हिजाब। हिजाब क्या, मुंह पे थोड़ा सा नकाब लगा लिया, कुछ लगा लिया, मुंह थोड़ा छिप गया यहाँ तक, कोई ऐसी आफत नहीं है। लेकिन जब ये उसूल बना दिया, वो सरकारी उसूल बन गया, रेगुलेशन हो गई। अब जो बच्चियां लगा के जा रही हैं उनको तो घर से कहा गया है कि भाई हिजाब लगा के जाओ, ये हमारी तहजीब है, तहजीब भी है, हमारा मजहब भी है। तो इसमें आप वो क्या करें, उनको कॉलेज घुसने नहीं दे रहा, रूल बना दिया। और घर वाले कह रहे नहीं हिजाब, नो 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 हिजाब तो नो किताब। तो अब बच्चियां पिस रही हैं, 2 पार्टों में बेचारी बच्चियां पिस रही हैं। ये वही बच्चियां हैं जो आगे जाके फातिमा बीवी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थी वो बनेगी, सानिया मिर्जा बनेगी, हमारी एयरफोर्स में जाएंगी, हमारे पायलट बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, आर्किटेक्ट बनेंगी। इन बच्चियों का मेरे दिल पे बड़ा कलक है इस बात का कि बच्चियां दोनों तरफ से पिस रही हैं। शकील साहब और मैं दिल्ली साहब से भी कहना चाहूंगा, क्या बच्चियां ये बताइए ना, दोनों तरफ से पिस रही हैं, लेकिन जहां तक मतलब का मामला है, एक बार अगर इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमें आजादी दी गई है, मजहबी आजादी, उस पर हमला है। नहीं शकील भाई, बस मैं 10 सेकंड और लूंगा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये देखिए, मजहब के ऊपर कोई हमला नहीं है किसी भी तरीके से, मजहबी आजादी पूरी है। इसके मतलब डिफेंस में क्या कहा जाता है, हालांकि शकील भाई कहते हैं कि हमें बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मजबूती से अपने मजहब की बातों को रखना है, कोई उसमें ढुल नहीं होना चाहिए, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब एक इस चीज को बैन कर दिया गया, जो हिजाब है, हिजाब किसी ना किसी, हिजाब का कुरान के अंदर हिजाब को उस तरीके से जिक्र नहीं, पर्दे का जिक्र है कि भाई जो अपने जो ऐसे अपने आज़ा हैं कि जो जिससे दूसरे में शहवत पैदा हो, देख के उसको कवर कर लो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसमें बाल भी आते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ ये है कि अब इसमें खन्नासा ना हो। अब एक तरफ से तो खन्नासा हो गया जी, हिजाब नहीं लगाएंगे, अब क्या करें बच्चियां,
बच्चियों को ये फूंक भर दी गई है कि तुम अदालत में चली। अरे अदालत में जाने की कोई जरूरत नहीं, बच्चियां पिस रही हैं। अब वो अदालत का जब फैसला आएगा वो आएगा, हो सकता है अदालत बच्चियों के फेवर में कर दे, और अगर अगेंस्ट कर देगी तो उन्हीं बच्चियों में से 6 बच्चियों में से 92 बच्चियां हैं टोटल उस कॉलेज के अंदर। 6 ने कहा नहीं जी हम तो हिजाब लगा के जाएंगे, बस्ते में नहीं रखेंगे क्लास में। 84 फिर भी अटेंड कर रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें सेंसिबल चीज ये है कि भाई अल्लाह पे छोड़ दीजिए, उतार दीजिए हिजाब, अपनी तालीम का, अपने मुस्तकबिल को जो है उसमें कुएं की गहराइयों में अंधेरे में मत डालिए, और अल्लाह पे छोड़िए। भाई हम तो हिजाब लगा के जाना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा उसूल बन गया। और ये मुल्क में हमेशा इस बात को कहता हूँ, ना तो ये शरिया से चलेगा, ना ये शरिया से चलेगा, ना ये सनातन धर्म से चलेगा। मुल्क का एक कानून बना हुआ है, उस कानून पे शकील भाई भी चल रहे हैं, अथर रेलवी भी चल रहे हैं, अस्मा भी चल रही हैं, और मैं भी चल रहा हूँ। तो मेरा बस ये कहना है, और ये मैं नहीं समझता कि हमारे हुकूक के ऊपर हुकूक की पामाली है या उस पर हमला है, क्योंकि हिजाब का क्या कानून बना हुआ है, क्या कानून नहीं बना बिल्कुल हुआ है? देखिए फिरोज बख्श आप साहब लिबास जो का बात कानून कर रहे हैं बताइए, मैं बिल्कुल आप स्कूल के यूनिफॉर्म का कानून बताइए। जी नहीं, मैं अगर ये आप ये कह रहे हैं कि कानून बना हुआ है और हम सबको चलना है, हम दस्तूर तो आपको पढ़ा सकते हैं, आप कानून बताइए मुझे। नहीं बिल्कुल बच्चियों की तरफ से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बताइए मुझे कानून। क्या कानून बना हुआ है? कानून ये बना हुआ है कि अक्सरियत 2 थोप देगी, आज दी सुबह उठ के अचानक कह देगी कि तुम सर पे दुपट्टा नहीं डालना तो हम दुपट्टा उतार दें। अक्सरियत कह देगी तुम यहाँ जुमा की नमाज पढ़ने नहीं आना तो हम अपनी जुमा की नमाज छोड़ दें। अक्सरियत जो चाहे, जैसा चाहे वो कानून बन जाएगा। कानून दस्तूर में लिखा हुआ है और दस्तूर के हिसाब से हुकूमत को, मुल्क को चलाना पड़ेगा। हम 15% हो, 5% हो या 100% हो, हमारा हक है इस मुल्क में। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और यहाँ पर जब तलाक का मसला था तो एक औरत भी अगर मुतासिर है तो हम उसके लिए फिक्र करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बातें कही गई। मैं फेरोज बख्श अहमद साहब से अदबन गुजारिश करती हूँ, जो कानून बन चुका, बराए मेहरबानी वो कानून बता दीजिए, पेश कीजिए वो क्या कानून है। हम दस्तूर से चलने वाले पीसफुल सिटीजन्स हैं। मुस्लिम तालिबात अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते, खामोश हम बैठे रहें, वो ज्यादा बेहतर है। तालीम की अहमियत तालिबात भी जानती हैं, वो अपनी कुर्बानी खुद अपने जिम्मेदारी पर दे रही हैं, किसी के भड़काने से, उचकाने से, उकसाने से नहीं दे रही। नहीं इसमें एक जो है जवाब दे भाई ने भी कही, हफ्ते से अकेले से लड़ रही हैं। जवाब दे दीजिए, फिर अतर साहब बातें करेंगे बेचारों की कैरियर का मामला है। जी जवाब सुन लीजिए मैडम। आपकी बात बिल्कुल साफ होके आ गई और मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। इससे पहले भी आपने अपने इख्तिबास में ये बात कही थी कि ये मुल्क जो है इसका एक दस्तूर है और दस्तूर से चलेगा। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात को मैं जो है उसको सेकंड करता हूँ, उसको मानता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो मसला है ये कोर्ट में है, हम और आप बहस कर सकते हैं, लेकिन ना तो मेरी बात मानी जाएगी, ना आपकी बात मानी जाएगी, ना शकील साहब की, ना किसी और की, किसी की नहीं। अब जो कोर्ट कहेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। पहली बात, अभी आपने कहा कि अक्सरियत अगर कोई कानून बना दे, मिसाल के तौर पे अक्सरियत ने आपके ख्याल से एक कानून ये बना दिया कि जो बच्चियां हैं कर्नाटका की फला स्कूल की, अब तो पूरे कर्नाटका में हो गया, अब पता नहीं कल को सारे हिंदुस्तान में हो जाए, ये भी डर होगा आपको। ठीक है, अब जब एक दस्तूर इन्होंने बना दिया नया और कानून में ऑलरेडी दस्तूर है, कानून की दफा 19(1) और ब्रैकेट ए ये और उससे लेकर 30 तक ये दफात हैं कि हम जो मर्जी आए पहने, जो मर्जी आए खाएं, जो मर्जी आए पढ़ें, जो मजहब चाहे इख्तियार करें, जो ये सारी दफात है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा बहन, जब यह खन्नासा आ गया है तो इस खन्नासे को निपटाने का तरीका ये नहीं है कि हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये कानून ये वापस नहीं होगा और बच्चियों को उसकी इजाजत नहीं होगी वो लगाने की हिजाब,
ये तरीका नहीं है। या फिर अल्लाह अकबर के नारे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगा दिए। तो ये जो मुल्क है ये इन चीजों के लिए नहीं है। पीसफुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मुसलमान हमेशा से पीसफुल तरीके से यहाँ रहता चला आया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी बता दूं आपको, सबको ये बात जहां पहुंचेगी, मुसलमान हिंदुस्तान का संस्कारी है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रभक्त है, ठीक है, ये भी बात आपने दूसरे अंदाज से कही थी। लेकिन जब इस तरह का उसूल बन गया और वो उस उसूल को आप समझती हैं कि, और शकील भाई भी कह रहे थे कि हमारे मजहब के ऊपर हमला है, मैं इसको मजहब के ऊपर हमला नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि कानून बनाया है सरकार ने और इस्लाम ये कहता है, प्रॉफेट मोहम्मद नहीं बनाया गया, कोई गाइडलाइंस नहीं दिए गए, अभी भी कोई गाइडलाइंस नहीं है, अभी भी जो जियो दिया गया है वो गलत जियो है। देखिए, सबसे बुनियादी चीज है जिस पर हम कोई भी कल से लगातार टीवी पे डिबेट हो रही है, और कोई भी एक बुनियादी मसले जो टेक्निकल इशू है उसकी तरफ हम कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। मैंने आज एक चैनल पे था, मैंने वहां इस मुद्दे को उठाया है। मुद्दा ये है, सब लोग कहते हैं साहब यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए स्कूल के अंदर, बिल्कुल होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सीबीएसई का निज़ाम लागू है, इसलिए हमारे यहाँ जो यूनिफॉर्म है वो 12th क्लास तक होती है। मैं भी स्कूल में, एक ज़माने में भी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिरोज बख्श साहब ने स्कूल में पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे। दिल्ली में जो यूनिफॉर्म कोड है स्कूल का वो 12th क्लास तक होता है। क्या वो मुस्लिम स्कूल हों, कॉन्वेंट स्कूल हों, या वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन चलाती, सरकारी चलाती हों, जो ड्रेस कोड है स्कूल का वो 12th क्लास तक होता है। दिल्ली से बाहर इवन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर भी और बैंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर भी जो ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, वो 12th क्लास तक है। 11 के बाद वो वहां पर इंटर स्कूल कहलाता है। यूपी में भी बात जगह उसको हम इंटर स्कूल कहते हैं। तो मसला ये है कि चूंकि जो बच्चियों के साथ जो मसला है वो 11th क्लास या 12th क्लास या कॉलेज का, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का इशू है, जहां पर ड्रेस कोड लागू नहीं होता। कर्नाटका हुकूमत का शरारत आमेजी ये है कि उन्होंने स्कूल और नहीं बल्कि इंटर और डिग्री कॉलेज के लिए भी जो है वो 1813 का जो पुराना कोई एक्ट था उसको लेके वो आए हैं। और उन्होंने कहा साहब ये फ्रांस नहीं है, फ्रांस नहीं है। यहाँ पर अगर आप मुस्लिम बच्चियों को हिजाब से रोकेंगे तो कल आप किसी सिख को भी नहीं कहेंगे कि साहब क्योंकि तुम्हारी मजहबी पहचान है इसलिए तुम पगड़ी पहन के मत आओ। तो जो अस्मा साहिबा ने कहा, जो फिरोज बख्त अहमद साहब ने कहा, मैं उसके बीच का रास्ते की बात करता हूँ। बीच का रास्ता, ये पूरी लड़ाई हमारी दस्तूरी लड़ाई है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है कि मुझको मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है, बल्कि मुझको हक देता है कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं। मैं स्कूल की ड्रेस की पाबंदी करता हूं, लेकिन अगर मुझे स्कूल के अंदर जो एक, मान लीजिए मैं इंटर स्कूल के बाद इंटर स्कूल में शेरवानी पहन के जाऊं या कोई धोती पहन के आए, मैं उसको नहीं रोक सकता हूं, ये मेरा राइट है। तो इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे एक अलग बात करना चाहता हूं अपनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, चूंकि मेरी तर्जुमान बहन वहां से तशरीफ रखती हैं, और आपसे भी कहूंगा या आपके जरिए से जो लोग इसको देख रहे हैं, जितने भी मसाइल हैं ये सब अवामी क्यों बन जाते हैं। जब पहले दिन इस तरीके की बात आती है, हम कानूनी चारागोई क्यों नहीं कर पाते। आप देखिए, सारा बानो का हो, शाबानो का मामला हो, खामोशी से मामला कोर्ट में जाते हैं और हम तहरीके चलानों में रह जाते हैं। को हर मामले के अंदर वो खामोशी से कोर्ट में गए और हम बाद में तहरीके चलाते हैं, हम ढपलियां पीटते हैं। उसकी बुनियादी वजह एक और है, जितने लोग इन बच्चियों के साथ आज खड़े हैं, बुरा मत मानिए, हमारे यहाँ एक तो वकीलों की तादाद नहीं है, और जो वकील हैं वो बुरा मत मानिएगा, बगैर हदिया हदाये के कोई मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं होता है, महंगी फीसें दी जाती हैं। जब ये बच्चियों के साथ ये मसला आया था, इस मसले को अगर निचली अदालतों में चैलेंज किया जाता या एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसको चैलेंज किया जाता और उनके लिए इजाजत ली जाती, इजाजत मिलती। मैं आपको छोटी से 2 मिसालें देना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर 2 बड़े स्कूल हैं। एक स्कूल है लाल किले के सामने, प्रेजेंटेशन आप भी जानते होंगे उसके बारे में, जो कॉन्वेंट स्कूल इसको क्रिश्चियन चलाते हैं। एक स्कूल दरियागंज के अंदर है जिसको सिख चलाते हैं, खालसा गर्ल्स स्कूल। दोनों में ड्रेस को लेके और बच्चियों की ड्रेस को लेके मामला आया, मामला कोर्ट तक गया, और कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि कॉन्वेंट और खालसा स्कूलों के अपने उसूल हैं, इसलिए इन उसूलों की पाबंदी के साथ आप अपनी शनाख्त भी बरकरार रखिए, स्कूल यूनिफॉर्म की भी पाबंदी कीजिए। हम हर चीज को जब अवामी बना देते हैं, शकील भाई बुरा मत मानिए, मैं अपनी बहन अस्मा जहरा से बिल्कुल इत्तेफाक और अपने भाई से भी इत्तेफाक करता हूँ। हमको इनकी मदद करनी चाहिए, कानूनी तौर से मदद होनी चाहिए थी,
लेकिन साल खराब नहीं हो, तालीम का मेयार जो है वो क्लासेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो, इसका भी देखना चाहिए। और साथ साथ मैं कहूँगा, अगर मैं बहुत खुले मन से बात करने वाला हूँ, बहुत इसलिए लोग मुझको जो कभी कभी कोई अलग अलग नामों से पुकारते, लेकिन मैं इसकी फिक्र नहीं करता। अगर मुस्लिम बच्चियों के लिए कोई ड्रेस कोड बनाना होता तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली उसके बुनियादी मेंबर थे। अलीगढ़ की बुनियाद सर सैयद ने रखी थी, बड़े बड़े उलमा उसके साथ रहे, लेकिन हमने कहीं ड्रेस कोड नाफिज नहीं करा है। हम तरबियत इतनी मुनासिब करें कि हमारे बच्चियों के लिए आप क्यों कराएं? हमारे बच्चों के लिए क्या तरबियत हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे लड़के, हमारे बेटे जो हैं वो दीन की पाबंदी नहीं करें? उनके लिए हम कुछ उसूल नहीं ला सकते हैं? इसलिए जरूरत इस बात की घर में तरबियत पे जोर दिया जाए और इन मामलात को तनाज़ा बनाने के बजाय कानूनी तौर से इन मसाइल को हल करने की कोशिश की है, जो कर्नाटका में हो रहा है। मैं डॉक्टर अस्मा की बात में बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हर औरत को, हर मर्द को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हासिल है, वो क्या पहने क्या ना पहने, और हम इसी की लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई की हमको हिमायत करनी चाहिए। तो इस पूरे मामले में 2-3 चीजें और मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ये कि आज जिस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला 3 रुकनी बेंच को अब ये दे दिया गया है, आज इस पर कोई फैसला नहीं। कई लोगों के बयानात उलमा इकराम के ये आ रहे हैं कि इस मामले में सड़कों पर महिलाओं को नहीं आना चाहिए, कोर्ट में जो फैसला हो उसके बाद आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा विवाद जो हो गया है वो ये है कि 5 लाख रुपए का जो ऐलान किया गया है उस लड़की के लिए, मुस्कान के लिए, जमात उलमा हिंद के जरिए, उसको लेकर ये विवाद हो गया है कि इस तरह का ऐलान नहीं करना। जरा कुछ कहने दें तो बहुत अच्छा होगा जी। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आप मुझे कुछ कहने दें, फिर उसके बाद बात को आगे ले जाएं। शकील साहब, ठीक है जी, बोलिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मसले को सिर्फ ये हिजाब का मसला ना समझें। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इससे पहले गुज़िश्ता 4-6 महीनों से मुस्तकिल मुसलमान औरत, मुसलमान लड़की को हदफ बनाया हुआ, टारगेट बनाया हुआ, और गुल्ली बाई ऐप हो, सुल्ली डील हो, या फिर इर्तिदाद के लिए जिस तरह से भगवा यानी जो लड़के हैं उनको छोड़ा जा रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप पूरे चीजों को जोड़ के देखिए। साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके जो निफाज की कोशिश हो रही है 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में, जिस तरह अक्सरियत के जो रिलीजियस सेरेमनीज है, पूजा पाठ, भजन, मंत्र वगैरह, वो सब जो मुसलमान लड़कियों से भी स्कूल में यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कराई जा रही है। तो आप एक जानिब डिबेट करते हैं, मजहब को बाहर रखिए, दूसरी जानिब आप अपने इंस्टीट्यूशंस में ये सब चीजें करवाते हैं, तो ये दोहरा मियार है। और ये जितने भी टारगेट्स मुस्लिम खातून के साथ हुए हैं, उस वक्त मुसलमान औरतों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, और अब मुस्लिम तालिबात अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। वो अदालत भी गए हैं, तो उन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब इसके आगे एक बहुत बड़ा अगर तवील सफर है और जरूरत पेश आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं, वो तैयार हैं। तो हम स्टूडियो में बैठकर ये तो नहीं कह सकते कि आप अपनी लड़ाई रोकिए, अपनी पढ़ाई का सोचिए। वो अपनी दुनिया आखिरत दोनों के लिए फिक्रमंद है, और इस जमहूरी मुल्क में अपने दस्तूरी हुकूक के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। तो हमारा काम साथ देना है और हम साथ देंगे।